हो चुका है आगाज शरण का युग बदलने की बारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। आगाज शरण का युग बदलने की बारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना तो आज ही जुड़े मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल के साथ और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं कक्षा 12 ज्योग्राफी, कक्षा 12 भूगोल का टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज देख रहे हैं, तो मेरी बोर्ड वाली क्लास आप समय समय पर अटेंड करते रहे और साथ ही जो लाइव क्लास होती है शाम को 7:30 बजे उसको भी अटेंड करना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अगर आप मेरे द्वारा नोट्स साथ ही में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं अगर आप उनको अच्छे से याद करते हैं, मेरे साथ साथ में करते हैं, तो बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। दोस्तों आज ही जुड़े, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पर यानी साथियों को जोड़े। ठीक है, हम बात करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 12 भूगोल अध्याय नंबर 4 है जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं और हमारी बुक चल रही थी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, तो उसका चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों प्राथमिक क्रियाएं। इससे पहले मैंने 3 टॉपिक करवा दिए हैं। ठीक है, लाइक सभी को करना है दोस्तों। चलो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। याद रखना, परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं, परिभाषा आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जिनमें मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, पैसों की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, वे सभी क्रियाएं दोस्तों आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। परिभाषा लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल परिभाषा आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं दोस्तों आर्थिक क्रियाएं की। देखो प्रश्न पूछा जा सकता है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना है कि मनुष्य की वे सभी क्रियाएं। क्या है दोस्तों, मनुष्य की वे सभी क्रियाएं, मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जिनमें मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। याद रखना, मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जिसमें मनुष्य को क्या होती है दोस्तों, जिसमें मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, पैसों की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, वे सब क्रियाएं क्या कहलाती है दोस्तों, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। दोस्तों ये आप अच्छे से याद रखना, मैंने परिभाषा लिखी है। क्या लिखी है दोस्तों, मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जिसमें मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, पैसों की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, वे सब क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। दोस्तों मैं जो परिभाषा बोल रहा हूं मेरा उद्देश्य है आपको याद करवाना, खोपड़ी में फिट करना, तो बिल्कुल दोस्तों लगे रहो। अब देखो दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। प्यारे मित्रों, आर्थिक क्रिया को 4 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। 4 क्रियाएं दोस्तों प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। एग्जाम में यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। प्राथमिक क्रिया के अंदर क्या क्या आते हैं, द्वितीय क्रिया के अंदर क्या क्या आते हैं, तृतीय क्रिया के अंदर क्या क्या आते हैं, याद रखना प्यारे मित्रों। देखेगा मैं बात करता हूं आपके सामने प्राथमिक क्रिया यानी आर्थिक क्रिया की बात हो रही है। आर्थिक क्रिया को 4 भागों में बांटा है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस प्रकार से। तो आपको याद रखना मेन तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय ये तीनों इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्रिया की बात करते हैं। प्राथमिक क्रिया में आपको क्या क्या याद रखना है, प्राथमिक क्रिया इसमें आपको उदाहरण याद रखना है। प्राथमिक क्रिया में जैसे हम बात करते हैं कृषि है, खेती करना, ये भी प्राथमिक क्रिया में आएगा। साथ ही पशुपालन करो, पशुपालन करना, पशुओं को पालना, ये भी किसमें आएगा, ये भी प्राथमिक क्रिया में आएगा। दोस्तों याद रखना कृषि है, पशुपालन है। इसके अलावा प्रमुख आखेट यानी शिकार करना, आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार करना। ये जो है प्रमुख आपको नजर आ रहे हैं, कृषि, पशुपालन, आखेट करना, ये किसमें आएंगे, प्राथमिक क्रिया में आएंगे दोस्तों, याद रखना। अब द्वितीय क्रिया में क्या आएगा दोस्तों, द्वितीय क्रिया में आपको याद रखना है, द्वितीय क्रिया में क्या याद रखना है, द्वितीय क्रियाएं। अब द्वितीय क्रिया में जैसे अगर आपको पूछ रहे जाए द्वितीय क्रिया में, जैसे मैं बात करता हूं दोस्तों, हमें प्राथमिक क्रिया से क्या प्राप्त हुआ, कृषि। अब कृषि के अंदर जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमने कृषि के अंदर खेती में गेहूं बोया, ठीक है, गेहूं का यानी गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो गेहूं से हम क्या कर रहे हैं, उसका यानी परिष्कृत रूप, उसका एक विनिर्माण करके एक अलग ही उत्पाद बना देना, नया उत्पाद बनाना। जैसे गेहूं से हमने बिस्किट बनाया, तो ये क्या है, ये हमने यानी विनिर्माण किया। तो द्वितीय क्रिया में आप लिख सकते हैं इसका प्राथमिक क्रियाओं का विनिर्माण करके एक अलग ही उत्पाद बना देना। ठीक है, विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण करके एक अलग उत्पाद बना। जैसे हम बात करते हैं कपास, हम ठीक है कपास की खेती कर रहे हैं, तो कपास से क्या बनाना, कपड़े बनाना, तो ये द्वितीय क्रिया के अंदर आएंगे दोस्तों, याद रखना। उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं आपके सामने तृतीय क्रिया का, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि तृतीय क्रिया के उदाहरण बताओ। आपको याद रखना प्यारे मित्रों, देखिएगा
परिवहन, परिवहन आएगा इसके अंदर दोस्तों, परिवहन है। इसके अलावा मैं बात करता हूं भंडार है, ठीक है, परिवहन भंडार, ये जो भी है परिवहन है, भंडार। इसके अलावा बैंकिंग कार्य, व्यापार करना, ये किस में आएगा? परिवहन, भंडार, व्यापार करना, ये सब किस में आएंगे दोस्तों? ये आएंगे तृतीय क्रिया के अंदर। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्रियाएं, ठीक है। आगे बात समझ में, याद रखना प्यारे मित्रों, मनुष्य, देखो क्या पूछा है, आर्थिक क्रियाएं, मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जिनमें मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, पैसों की प्राप्ति होती है, टक्के की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन, अंगूर की खेती किसका उदाहरण है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो दोस्तों, अंगूर की मिटाने के लिए अंगूर की कृषि, देखो प्रश्न पूछा जाएगा, अंगूर की खेती किसका उदाहरण है? अंगूर की जो कृषि है वो किसका उदाहरण है? तो याद रखना, अंगूर की भूमध्य सागरीय कृषि का आपने नाम सुना होगा, तो याद रखे अंगूर की जो कृषि है, अंगूर की कृषि, ये किसका उदाहरण है? आप लिखेंगे दूसरे का उत्तर, क्या लिखेंगे? भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि का उदाहरण है प्यारे मित्रों। ये देखिएगा अंगूर की खेती करना किसका उदाहरण है? भूमध्य सागरीय कृषि का उदाहरण है। और देखो आपको पता होगा दोस्तों, अंगूर की खेती से क्या बनाई जाती है? अंगूर से बनाई जाती है मदिरा, यानी शराब बनाई जाती है प्यारे मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं? चलवासी पशुचारण, याद रखना, चलवासी पशुचारण प्रश्न पूछा जाएगा, या तो आपको पूछा जाएगा चलवासी पशुचारण क्या है, या फिर पूछा जाएगा वाणिज्यिक पशुपालन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, अच्छे से याद करना दोस्तों। देखो आपके सामने दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा आपको चलवासी पशुचारण, नाम सुन रहे प्यारे मित्रों, चलवासी, चलवासी पशुचारण, याद रखना, चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं? एक तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक है वाणिज्यिक पशुपालन, ठीक है, वाणिज्यिक, देखो वाणिज्यिक पशुधन पालन, वाणिज्यिक पशुधन पालन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है प्यारे मित्रों। दोनों की परिभाषा आप याद कर लेना, ठीक है। चलवासी, चलवासी को मतलब क्या है? चलना, 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 याद रखना, चलवासी पशुचारण। इसमें क्या होता है प्यारे मित्रों, इसमें पशुचारक जो है, पशुचारक किसे कहते हैं? पशुओं को चराने वाला। इसमें पशुचारक अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है पशुओं को चराने के लिए, तो ये क्या है? चलवासी पशुचारण। याद रखना, चलवासी पशुचारक किसे कहते हैं? तो इसमें पशुचारक अपनी पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है चराने के लिए, तो ये कहलाता है चलवासी पशुचारण। जबकि वाणिज्यिक पशुपालन में क्या होता है? इसमें पशुचारक क्या करता है? इसमें पशुचारक दोस्तों अपनी पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाता, इसमें पशुचारक क्या करता है? एक निश्चित क्षेत्र में एक बाड़ लगाकर पालता है अपनी पशुओं को। याद रखना, इसमें पशुचारक जो है बाड़ लगाकर अपनी पशुओं को पालता है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक फॉर्म में पालता है, फॉर्म में बाड़ लगाकर। तो याद रखना, ये वाणिज्यिक पशुपालन हुआ। अंतर पूछा जा सकता है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन में अंतर क्या है, दोनों की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, अंतर भी पूछा जा सकता है। चलवासी पशुचारण में आपको क्या याद रखना है कि इसमें एक साथ बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है। चलवासी पशुचारण में क्या होता है प्यारे मित्रों? इसमें सभी प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, एक साथ बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है। जबकि वाणिज्यिक पशुपालन में क्या होता है? इसमें मेन आपको याद रखना है प्यारे मित्रों, भेड़ है, बकरी है, गाय है, इनमें पाला जाता है। देखो भेड़ और बकरी, इसमें मुख्य रूप से किन पशुओं को पाला जाता है? भेड़ को पाला जाता है, बकरी को पाला जाता है, गाय को पाला जाता है, इनको पाला जाता है। तो अंतर भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक धन पशुपालन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, साला पुष्पराज झुकेगा नहीं, अच्छे से याद करेगा दोस्तों। देखो आगे बात करते हैं, कृषि किसे कहते हैं? कृषि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि किसे कहते हैं? अब दोस्तों आगे बात करते हैं कृषि की। देखिएगा कृषि किसे कहते हैं? कृषि नहीं जानो दोस्तों, खेती नहीं जानो, खेती कर रहे हो, खेती नहीं जानो, कृषि याद रखना। परिभाषा क्या लिखेंगे कि मनुष्य की देखरेख में प्राकृतिक परिस्थिति के अनुकूल उगाए गए छोटे से छोटे पौधे से लगाकर विशालकाय वृक्ष को क्या कहा जाता है? कृषि कहा जाता है। बिल्कुल ये परिभाषा आप नोट कर लेना कृषि की, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो परिभाषा तो आप नोट कर ही लेना। मनुष्य की देखरेख, ठीक है, मनुष्य की देखरेख में प्राकृतिक परिस्थितियों, याद रखना, प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल मनुष्य की देखरेख में प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल उगाए गए छोटे से छोटे, याद रखना, छोटे से छोटे पौधे से लगाकर प्यारे मित्रों, छोटे से छोटे पौधे से लगाकर विशालकाय वृक्षों को, विशालकाय पौधे से लगाकर विशाल का मतलब बड़े, विशालकाय वृक्षों को क्या कहते हैं?
विशालकायी वृक्षों तक को कृषि कहते हैं। ठीक है, याद रखना कृषि कहा जाता है। ये परिभाषा आप नोट कर लेना प्यारे मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। क्या है प्यारे मित्रों? मनुष्य की देखरेख में, ठीक है, मनुष्य की देखरेख में प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल उगाए गए छोटे से छोटे पौधे से लगाकर विशालकाय बड़े वृक्ष तक को क्या कहा जाता है? कृषि कहा जाता है। यह परिभाषा आप कृषि की याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो झूमिंग कृषि किसका उदाहरण है? क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छा लिया दोस्तों। कृषि के अंदर ही देखो दोस्तों, कृषि के अंदर ही निर्वाह कृषि ने नाम सुना होगा आपको दोस्तों, निर्वाह कृषि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके सामने बात करता हूं निर्वाह कृषि। ठीक है, मनुष्य के लिए जीवन निर्वाह के लिए जो की जाती है कृषि, वो निर्वाह कृषि है। निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया है प्यारे मित्रों, निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया है, वो भी आप सुन लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, निर्वाह कृषि में हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें आदिमकालीन कृषि, ठीक है, आदिमकालीन कृषि भी कहते हैं। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है, आदिमकालीन कृषि और इसके अलावा प्रमुख आप लिख सकते हैं। आदिमकालीन कृषि में क्या लिखेंगे दोस्तों? इसमें जैसे आपको पता है झूमिंग कृषि, इसके अंदर प्रमुख जो कृषि आएगी वो झूमिंग कृषि आएगी दोस्तों, झूमिंग कृषि। ठीक है, और इसमें क्या आएगा दोस्तों? इसमें आएगी दोस्तों गहन निर्वाह कृषि, याद रखना गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, और यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा प्यारे मित्रों, सुन लेना दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं एक एक प्रश्न को फुल एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस तरीके से कोई नहीं बता रहा है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, आपको अच्छे से देखना है। देखिएगा, निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया है, आदिमकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि चावल की कृषि किस खेती का उदाहरण है, किस कृषि का उदाहरण है? तो गहन निर्वाह कृषि का उदाहरण क्या है प्यारे मित्रों? चावल है, याद कर लेना चावल है दोस्तों। ठीक है, अब देखो आदिमकालीन निर्वाह कृषि, इसका प्रमुख उदाहरण है झूमिंग कृषि। अब यहां पर मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिया, देखो झूमिंग कृषि किसका उदाहरण है? झूमिंग कृषि जो है वो किसका उदाहरण है? अब आप खुद बताओ किसका उदाहरण है? आदिमकालीन कृषि का उदाहरण है। उसी प्रकार से देखो चावल की खेती किसका उदाहरण है? तो याद रखो चावल की खेती किसका उदाहरण है प्यारे मित्रों? गहन निर्वाह कृषि का उदाहरण है। आगे बात समझ में, इस तरीके से याद करना आपको। अब देखो प्यारे मित्रों, अब आप कह रहे हैं कि भैया झूमिंग कृषि किसे कहते हैं, ये भी बता दो साथ साथ में। बिल्कुल दोस्तों, झूमिंग कृषि का दूसरा नाम है स्थानांतरण कृषि। याद रखना, स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरण कृषि क्यों कहते हैं? ऐसी कृषि जो बदल बदल कर की जाती है, ऐसी कृषि को झूमिंग कृषि या स्थानांतर कृषि कहा जाता है। इसमें क्या होता है प्यारे मित्रों? ये होता है किसी क्षेत्र विशेष की, यानी कि दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जलाकर राख बना दिया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधों को जलाकर राख बना दिया जाता है और 3 या 4 साल दोस्तों वहां पर अच्छी फसल ली जाती है, क्योंकि भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है, जिसके कारण अच्छी फसल होती है। फिर उस स्थान को छोड़कर वापस किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर पेड़ पौधों को वापस जलाकर राख बना दिया जाता है। फिर वहां पर कृषि करते हैं 3 या 4 साल, फिर वहां पर छोड़ दूसरे स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर कृषि कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बदल बदल कर कृषि करना किस पर क्या कहलाती है दोस्तों? झूमिंग कृषि कहलाता है, स्थानांतर कृषि कहलाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये है झूमिंग कृषि, आपको समझ में आ गया दोस्तों, ये प्रमुख ध्यान रखना। इसके बाद देखो मैं क्या पूछा, रोपण कृषि के प्रमुख फसलों के नाम बताओ। रोपण कृषि की प्रमुख फसलें आपको याद रखना प्यारे मित्रों। रोपण कृषि, देखो यहां से जो प्रश्न बनेगा रोपण कृषि का, मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों। रोपण कृषि में आपको लिखना है, रोपण कृषि में आपको क्या लिखना है? रोपण कृषि में आपको लिखना है, देखो रोपण कृषि में जैसे चाय है, चाय, कॉफी, कपास, ये किसके उदाहरण है? ये रोपण कृषि के तो उदाहरण है। तो रोपण कृषि में आप ये लिखना। ठीक है, रोपण कृषि में क्या लिखेंगे प्यारे मित्रों? इसमें जैसे चाय, कॉफी, इसमें पूछा गया कि रोपण कृषि के फसलों के नाम बताओ, तो इसमें आप लिख देना दोस्तों चाय है, ठीक है, कॉफी है, ठीक है, कॉफी अरेबिका कॉफी, इसके अलावा कपास है। ये किस कृषि के उदाहरण है दोस्तों? ये इसी रोपण कृषि के उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, रोपण कृषि याद रखना प्यारे मित्रों। रोपण कृषि कहां से ली गई? हमने कहां से सीखी ये कृषि? यूरोपीय से, यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय देशों से ये कृषि अपनाई हमने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो चाय, कॉफी, कपास मैंने इसके सामने लिया। चाय इसका वैज्ञानिक नाम कामेलिया साइनेंसिस, कॉफी का काफी अरेबिका और कपास तो आपको याद रखना है। अब देखो प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों फेजेंडा क्या है? फेजेंडा, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। फेजेंडा क्या है? फेजेंडा क्या है तो आपको याद रखना, ब्राजील में क्या होता है दोस्तों? ब्राजील में बड़े बड़े कॉफी के जो बागान होते हैं, ठीक है, जो बाग होते हैं ब्राजील में, कॉफी के जो बागान होते हैं, कॉफी के जो बड़े बड़े बाग होते हैं, कॉफी के बागों को क्या कहा जाता है? कॉफी के बागों को फेजेंडा कहा जाता है। प्यारे मित्रों, फेजेंडा क्या है? तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, अच्छे से याद रखना। चाय, कॉफी, कपास किसके उदाहरण है? रोपण कृषि के, याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट
सहकारी और सामूहिक कृषि में अंतर लिखिएगा। क्या पूछा है? सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि दोनों में अंतर बताना है। तो प्यारे मित्रों, एक तरफ तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं सहकारी कृषि, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख रहा हूं आपके सामने सामूहिक कृषि। याद रखना, ये तो हो गई सहकारी कृषि और ये हो गई हमारी सामूहिक कृषि। याद रखो प्यारे मित्रों, सहकारी और सामूहिक कृषि, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में हमें अंतर बताना है। इसमें आपको लिखना है कि जो सहकारी कृषि होती है इसमें कृषकों का एक समूह होता है, कृषकों का एक समूह होता है प्यारे मित्रों, इसमें एक कृषकों का एक समूह होता है, ठीक है। समूह यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं समूह होता है, सहकारी संस्था बनाकर कृषि करते हैं, ठीक है। इसमें कृषक क्या करता है? एक सहकारी संस्था बनाता है, सहकारी संस्था बनाता है, फिर जो है कृषि की जाती है, सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करते हैं। और याद रखना, जो सामूहिक कृषि है, प्रश्न पूछा जा सकता है प्यारे मित्रों कि जो सामूहिक कृषि है वो किस देश से हमने अपनाई है? सोवियत संघ से अपनाई दोस्तों, सोवियत संघ से, ठीक है, सोवियत संघ से ये कृषि हमने अपनाई, याद रखना सोवियत संघ से। अब देखो सामूहिक कृषि में क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, सभी कृषक होते हैं, जितने भी जो कृषक होते हैं काम करने वाले, सभी मिलजुल कर कृषि करते हैं, ठीक है। इसमें सभी कृषक क्या करते हैं? सभी कृषक मिलजुल कर करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं खेतों के अंदर, तो इसे हम क्या कहते हैं? सामूहिक कृषि कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें कृषक देखो एक सहकारी संस्था बनाता है, इसमें किसान जो है वो क्या करता है प्यारे मित्रों? सहकारी संस्था बनाता है, फिर कृषि करता है, और इसमें सभी प्रकार के कृषि, इसमें कोई सहकारी संस्था नहीं होती, सभी कृषक मिलजुल कर कृषि करते हैं। तो ये इनमें अंतर हो गया सहकारी और सामूहिक कृषि में, आपको याद रखना है। अब दोस्तों देखो आगे क्वेश्चन, रोपण कृषि की दो विशेषताएं लिखिएगा। अभी देखा था रोपण कृषि, विशेषता हमें बतानी है। रोपण कृषि की विशेषता यही है आपको दोस्तों कि रोपण कृषि में क्या होता है, पहली विशेषता में आप लिखेंगे, रोपण कृषि की विशेषता में आप लिखेंगे कि इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, और सस्ते इसमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है, सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और रोपण कृषि में देखो चाय, कॉफी, कपास, ये तो उदाहरण है इसके अलावा ये कृषि करते समय यानी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों द्वारा ये कृषि की जाती है दोस्तों, याद रखना रोपण कृषि। तो ये विशेषता कोई भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आ रही ना बात समझ में? याद रखना, मैं जो बोल रहा हूं सुनना अच्छे से दोस्तों, एग्जाम में यहां से प्रश्न छपने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनन किसे कहते हैं? खनन, खड्ड खोद दोस्तों, जमीन निकालना आदर पदार्थ, खनन किसे कहते हैं? खुदाई द्वारा निकालना जमीन से महत्वपूर्ण खनिज, वही तो खनन है। याद रखना, खनन किसे कहते हैं? जमीन से निकाले गए भौतिक व रासायनिक पदार्थ, ठीक है, जमीन से निकाले गए वे सभी पदार्थ, वे सभी खनिज, भौतिक और रासायनिक पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हैं, वो क्या कहलाते हैं? खनन कहलाते हैं। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जमीन से निकाले गए भौतिक व रासायनिक पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हैं वो क्या कहलाते हैं? खनन कहलाते हैं। या खनन क्रियाओं के द्वारा निकाले गए भौतिक व रासायनिक पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हैं, ये परिभाषा आप अच्छे से याद कर लेना है कि खनन क्रियाओं के द्वारा निकाले गए भौतिक व रासायनिक पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हैं वो खनन कहलाते हैं, ठीक है। ये परिभाषा याद कर लेना दोस्तों अच्छे से, ठीक है। आगे बात समझ में। और खनन को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो धरातलीय खनन, एक भूमिगत खनन। एक तो है धरातलीय खनन, दूसरा है भूमिगत खनन। देखो धरातलीय खनन में क्या होता है प्यारे मित्रों, आपके सामने मैं लिख देता हूं। खनन की परिभाषा तो आप याद रख लेना। खनन का मतलब क्या होता है? जमीन से महत्वपूर्ण चीजों को निकालना, जमीन से महत्वपूर्ण खनिजों को निकालना, ये खनन कहलाता है। सीधी सी परिभाषा है, जमीन से महत्वपूर्ण खनिजों को निकालना खनन क्रियाओं के द्वारा, ये खनन कहलाता है। ये परिभाषा याद रखना। अब खनन को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग में है दोस्तों धरातलीय खनन, ठीक है, धरातलीय खनन, और दूसरा जो है वो है भूमिगत खनन। कौन सा है? भूमिगत खनन, भूमिगत खनन। अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा यहां से? प्रश्न ये पूछा जाएगा कि किस खनन को, भूमिगत है, ठीक है, भूमिगत, किस खनन को कूप के खनन कहा जाता है? तो किस खनन को कहते हैं? कूप के खनन। याद रखना, कूप के खनन कहते हैं भूमिगत खनन को। और देखो धरातलीय खनन जो है, इस खनन को, इसके क्या कहते हैं? विवर्तनिक खनन, विवर्तनिक खनन कहा जाता है, विवर्तनिक, ठीक है, विवर्तनिक खनन कहते हैं। और इस खनन में क्या होता है? धरातलीय खनन में इसमें इतना यानी आसान काम होता है दोस्तों, खनन करते समय इसका यानी आसान काम होता है। कैसे? यानी बिल्कुल आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है ये धरातलीय खनन। जबकि ये जो कूप के खनन है, ये जो भूमिगत खनन है, ये जमीन के गहराइयों से निकाला जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इस जो अपना नाम है भूमिगत खनन, ये करते समय यानी बहुत जोखिम भरा खतरा है दोस्तों इसमें, भूमिगत खनन में, ठीक है। इसमें खतरा होता है, इसमें टक्के चाहिए, पैसे चाहिए दोस्तों, इसमें देखो अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कूप के यानी इसमें जो ये काम जो है वो जोखिम भरा होता है दोस्तों, ठीक है। धरातलीय खनन हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, और इसमें जो है ये आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं दोस्तों, इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपके सामने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो जरूर
सब्सक्राइब करें। अब 7:30 बजे आपके सामने दोस्तों लाइव क्लास होगी, सभी अटेंड करें जरूर दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। और साथ ही आपको पता दोस्तों नोट्स बुक अगर खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो करें सर, बिल्कुल आपके सामने ऑफर आ रखा है दोस्तों। 10 दिन का ऑफर है, कहने का मतलब है कि 8 अक्टूबर से पहले आप नोट्स बुक खरीद सकते हैं। व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में चैप्टर वाइज मिलेगी दोस्तों। और जो चाहते हैं कि हमारे घर पर पहुंच जाएगी क्या बुक, नोट्स बुक, तो दोस्तों घर पर नहीं पहुंचेगी। अगर आप घर तक पहुंचना चाहते हो तो आप साइकिल लेके मेरे घर पर आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, याद रखें व्हाट्सएप पर मिलेगी चैप्टर वाइज पीडीएफ के रूप में। अगर आप खरीदना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। अब देखो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की प्राइस 71 रुपए है, अब घटकर 50 रुपए हो गई है। इतिहास की प्राइस जो है, इतिहास की प्राइस दोस्तों याद रखना, पहले 71 रुपए थी, अब घटकर 50 रुपए हो गई है। अपने ज्योग्राफी की प्राइस है दोस्तों 60 रुपए, अब घटकर 50 रुपए हो गई है। अगर आप खरीदना चाहते हैं यानी तीनों सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री तीनों की मिल रही है 50-50 रुपए में दोस्तों। आप खरीदना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और मैंने यूट्यूब पर भी बहुत से करवा रखे हैं वीडियो, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मिलेगी आपको फ्री। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।